अनलॉकिंग द अल्टीमेट टेक सिस्टम। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पीएसएनडी आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ESI के साथ स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रोफेसर राजीव अब भी अपनी बदनामी को सर्कल में ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने उसकी मदद बंद कर दी थी। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसका भाई ना होता तो मैं उससे 2 थप्पड़ लगा देता। राजीव अपने ऑफिस में चिल्ला रहा था जब उसका गुस्सा हद पार कर गया। वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी वाइफ पर हाथ भी उठाया तो उसकी खैर नहीं। मेरा मतलब, तू मुझे तलाक भी नहीं दे सकती, चाहे तू चाहे भी। मैं तो तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, तेरे भाई ने जबरदस्ती करवाया। उफ, वो चिल्लाता रहा। तभी उसकी सेक्रेटरी, जो उसकी चीटिंग पार्टनर भी थी, ऑफिस में आई क्योंकि उसकी चीख बाहर तक सुनाई दे रही थी। क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सबका ध्यान खींच रहा है तू, उसने कहा। ये मेरा ऑफिस है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? राजीव ने जवाब दिया। सेक्रेटरी ने आंखें घुमाई और थोड़ी सी बेचैनी के साथ बोली, लोग अब भी सोचते हैं कि तू उस प्रेजेंटेशन के ट्रॉमा से बाहर नहीं आया। राजीव ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, मैं उससे मूव ऑन कर सकता था, लेकिन वो औरत मुझे मदद नहीं करना चाहती। लेकिन उसने पहले तुझे मदद क्यों की थी? सेक्रेटरी ने पूछा। पता नहीं क्यों, राजीव ने सोचते हुए कहा, लेकिन अब जब सोचता हूँ लगता है उससे मेरी थीसिस की गलती के बारे में पहले से पता था। उसने मुझे इंडस्ट्री के बेड लोगों के सामने शर्मिंदा करने का प्लान बनाया ताकि वो इसे डिवोर्स के लिए बहाना बना सके। वो जैसे जैसे सोचता गया उससे ये बात और पक्की लगती गई। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? सेक्रेटरी ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। तू तो जानती है हमारी शादी प्यार से नहीं हुई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, उसके भाई ने फिक्स की थी। राजीव ने जवाब दिया और थोड़ी देर के लिए रुका। सेक्रेटरी ने इशारा किया कि वो सुन रही है और उससे आगे बोलने को कहा। और चूंकि वो शादी से इनकार नहीं कर सकी, उसने शादी को खत्म करने का लीगल तरीका ढूंढना शुरू किया। राजीव ने समझना जारी रखा। लेकिन उससे मेयर चीटिंग का कोई सबूत नहीं मिला, तो उसने मेरी नाकामयाबी को अपने परिवार के लिए कलंक के रूप में उसे करने का प्लान बनाया ताकि डिवोर्स के लिए जमीन तैयार हो। ये बोलते हुए वो और गुस्से में आ गया। तू भी तो अपना चीटिंग छुपाने में काफी लापरवाह है। एफआईआर उससे सबूत क्यों नहीं मिले? सेक्रेटरी ने उत्सुकता से पूछा। उसका भाई उसकी कोशिशों को रोक रहा है, राजीव ने जवाब दिया और सेक्रेटरी को साइड देखा दिया क्योंकि उसने उसे लापरवाह कहा। ठीक है, तेरा मर्जी, लेकिन अपनी आवाज थोड़ी दबी रख। तू अपने स्टूडेंट्स और कोलीग्स के सामने खुद को शर्मिंदा कर रहा है, सेक्रेटरी ने कहा और ऑफिस से निकल गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजीव का गुस्सा उस पर निकले। उसको अपनी सैलरी और राजीव के पैसे बहुत पसंद थे। सेक्रेटरी के जाने के बाद राजीव अपने काम में वापस लग गया। उससे पता चला था कि ईशान ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया था, लेकिन जब उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दोबारा हायर किया तो उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। ईशान के बैंक अकाउंट में इतना पैसा था कि उसकी जानकारी को सिक्योर रखा गया था, तो इन्वेस्टिगेटर को और कुछ पता नहीं चला। राजीव ने ये सोचा कि शायद ईशान ने किसी प्राइवेट लेंडर से कर्ज लिया होगा, जिसका ब्याज 15% से थोड़ा कम होगा। ये बात उससे खुशी दे रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ईशान अब भी कर्ज में है और उससे जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। राजीव ने अपना बदला ईशान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं निकल सकता था, तो ईशान ही उसके लिए एक ऑप्शन था। जब वो इस खुशी में डूबा था कि उसने किसी के ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद किया, तभी एक फ़ोन कॉल ने उसका मूड खराब कर दिया। ये कौन है, इतना गंदा फ़ोन कर रहा है? राजीव ने गुस्से में फ़ोन उठाया बिना कॉलर का नाम देखे। वो ऐसा कर सकता था क्योंकि अगर कोई ज़रूरी कॉल होती तो वो उसकी सेक्रेटरी के थ्रू आती। उसने सोचा कि जो भी फ़ोन पर है उस पर अपना गुस्सा निकल देगा। मैं आपको बताने के लिए कॉल किया है कि एक फैमिली डिनर होने वाला है और आपको मैडम के पति के रूप में इसमें शामिल होना है। फैमिली का हेड भी इसमें आएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई जो ना तो डर रही थी ना ही उससे डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांग रही थी। राजीव अभी और चिल्ला ही रहा था कि कॉलर ने फ़ोन काट दिया, उससे बोलने का मौका भी नहीं दिया। जब उससे पता चला कि कॉल कट गया,
गुस्से में उसने ऑफिस का फोन रूम के दूसरे कोने में फेंक दिया और चिल्लाया, कौन समझता है अपने आप को जो मुझे फोन करके जैब मैन किया बंद कर दे। भले ही मैं अपने परिवार का कोई बड़ा मेंबर नहीं हूं और उन्होंने मुझे उस औरत से शादी के लिए फेंक दिया ताकि कोई झूठी सी डील हो सके, लेकिन मैं अब भी ओबरॉय परिवार का हिस्सा हूं। थोड़ी तो इज्जत करो। हाँ, वो एक और बड़े परिवार से था, लेकिन चूंकि वो ब्रांच फैमिली से था, उससे मेहरा परिवार से डील के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। आम तौर पर उसकी शादी मेहरा के किसी रैंडम ब्रांच मेंबर से होती, लेकिन उसकी वाइफ के भाई के दबाव की वजह से उससे राजीव से शादी करनी पड़ी जब वो इनहेरिटेंस वोर हार गई। ये उसके भाई का बदला था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी बहन को अपनी फ्यूचर की उम्मीद रखनी है तो वो शादी से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए राजीव रिश्वत लेता था ताकि उसकी वाइफ को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से पता ना चले कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च करता है। इसे वो अपनी वाइफ को अपने चीटिंग के सबूत दीन से बचा रहा था। ऑफिस में कुछ चीज़ें तोड़ने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगा कि ये डिनर क्यों रखा गया। आमतौर पर जब पूरा परिवार डिनर के लिए मिलता है तो कोई बड़ा टॉपिक होता है। अगर ये मेरी थीसिस के बारे में होता तो ये बात कई महीने पहले हो चुकी होती। तो एफआईआर इसका मकसद क्या है, उसने सोचते हुए कहा। जब उससे कोई जवाब नहीं मिला, उसने अपना फोन निकला और अपनी वाइफ का नंबर ढूंढा। वो कॉल बटन के ऊपर रुका और सोचने लगा कि क्या उस औरत की आवाज़ सुनना उसकी क्यूरियोसिटी के लिए काफ़ी है। आखिर में उसने फ़ोन वापस जेब में डाल दिया। जब बात मेरे बारे में नहीं है तो जानने की क्या ज़रूरत। छोड़ो, उसने कहा, बिना ये जाने कि उसका आने वाला फ्यूचर क्या है। उसी शाम कैलिफोर्निया के एक शांत इलाके में, जहां अमीर लोग अपने बेड बेड मैंशन बनते हैं, एक लंबी दीवार थी जो जैसे कभी खत्म ना हो। उस दीवार पार इलेक्ट्रिक फेंसेस और हर 100 मीटर पार सिक्योरिटी कैमरास लगे थे। हर 30 मिनट में पेट्रोल कार्स उसके आसपास चक्कर लगाते थे। इस बेड से जंगल के बीच में एक शानदार मैंशन था, जिसमें आज रात रोशनी से जगमगा रहा था। आम तौर पर यह घर शांत रहता था, लेकिन आज एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही थी। एक एक करके मेन ब्रांच के परिवार वेल डिनर के लिए वक्त से पहले पहुंच गए, क्योंकि वो फैमिली हेड के आने से पहले वहां होना चाहते थे। आखिर में फैमिली हेड एक लंबी लक्सुरियस लीमो में आया, जिसके आगे और पीछे सिक्योरिटी कार्स थी, जिसमें बैंडुकॉन से लेस बॉडीगार्ड्स बैठे थे। अगर लॉन पार लॉग ऑन का शोर ना होता तो जंगल के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती, जो ये इंश्योर कर रहा था कि कोई चुपके से अंदर ना आ सके। जब फैमिली हेड लीमो से उतरा तो सब लोग चुप हो गए और दो लाइन में खड़े होकर एक कॉरिडोर बनाया ताकि वो उनके बीच से गुजर सके। सबने उसका स्वागत किया और इज्जत दिखाई। ग्रीटिंग्स के बाद सब डाइनिंग रूम में खाने के लिए चले गए, अपनी नर्वसनेस छुपते हुए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आज ये मीटिंग क्यों रखी गई थी। चाहे उन्होंने कितना भी पूछा, किसी के पास जवाब नहीं था। ये थी शुरुआत उस शख्स के लिए जो इस मीटिंग में एक भेड़ की तरह शांत बैठा था, बिल्कुल उसके उलट जो उसने फोन पर सुना था जब उससे कहा गया था कि उससे आना है। भगवान करे वो इस मीटिंग से अपना दिमाग ठीक रखे। चांदनी रात में फैमिली का मैंशन जगमगा रहा था। जब फैमिली के लॉग टेबल पर बैठे तो उन्हें एक लाजवाब खाने की खुशबू ने स्वागत किया, जो उनका इंतजार कर रहा था। सारी तैयारी ऐसी थी कि ये डिनर हर किसी के दिल में एक यादगार जगह बना दे। ये खाना बिल्कुल राजा महाराजाओं के लायक था, एक शानदार जगह पर और सबसे खास लोगों के लिए। लेकिन इतनी सुंदरता और शान के बावजूद कोई भी खाने का पूरा मजा नहीं ले पा रहा था। सबके दिल में एक नर्वसनेस थी। बचपन से एलीट एजुकेशन लेने के बावजूद जब फैमिली का हेड उनके साथ टेबल पर बैठा तो कोई भी अपना दिखावा बरकरार नहीं रख सका। सब उससे डर और इज्जत के साथ देखते थे, चेहरे पर अलग-अलग भाव। पिताजी, आप आजकल कैसे हैं? ये सवाल पूछा फैमिली के अगले हेड ने, जिसका नाम था मोहित। वो फैमिली के बेड बिजनेस एम्पायर का अगला वारिस था। वो अनडू लॉग-ऑन में से था जो टेबल पर शांत रह सके, दूसरा था उसकी छोटी बहन जिसे उसने पहले हरा दिया था। उनके पिता ने उन्हें इग्नोर किया और अपना खाना एंजॉय करते रहे। किसी को ये ऑकवर्ड नहीं लगा, क्योंकि सब जानते थे कि फैमिली हेड को छोटी छोटी बातें पसंद नहीं। मोहित ने ये सब खुद बुलाया,
क्योंकि वो अपने पिता के सामने एक केयरिंग इंसान दिखना चाहता था। खाना चलता रहा और किसी ने फैमिली हेड से बात करने की कोशिश नहीं की। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे ताकि कोई ध्यान ना जाए। खाने के बाद घर के नौकर टेबल साफ करने लगे और सब लोग एक बार एफआईआर मीटिंग के लिए टेबल पार जमा हुए। जब सब बैठ गए, एक नौकर फैमिली हेड को उनके कमरे में बताने गया कि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। जब फैमिली हेड कमरे से आए और बैठ गए, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोला, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी रीना की तरफ देखा, इशारा देते हुए कि ये मीटिंग उसने बुलाई थी। ये बात उसके भाई मोहित के लिए एक शॉक थी, क्योंकि उसने सोचा था कि रीना शांत रहेगी जब तक वो अपनी शादी से निकलने का रास्ता ना ढूंढ ले। क्या उसने कोई सबूत ढूंढ लिया? मोहित ने अपने दिल में सोचा। नहीं, उसने सबूत नहीं ढूंढे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी उन्हें छुपाने की। उसने कुछ सेकंड्स सोचने के बाद खुद को तसल्ली दी। लेकिन ये सब हवा में उड़ गया जब रीना ने अपने पहले शब्दों में कहा, मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ। तुझे पता है ना, तू ऐसे ही तलाक नहीं ले सकती। मोहित ने ट्योरेंट जवाब दिया, ताकि रीना को कोई मोमेंटम ना मिल सके। मैं ले सकती हूँ, अगर मेरे पास सबूत है। रीना ने अपने पिता पर फोकस रखते हुए अपने भाई को इग्नोर किया। सबूत पहले ह्यूम दिखाने चाहिए थे, ताकि हम उसके लिए तैयारी कर सके। मोहित ने बिना अपने पिता के जवाब का इंतजार किए बीच में बोल दिया। वैसे तो वो स्मार्ट था, लेकिन जब बात अपनी बहन से आर्ग्यू करने की आती, वो अपना दिमाग खो देता था और ऐसी गलतियां करता। तुझे सबूत दिखाने का क्या फायदा, ताकि तू उन्हें झूठा साबित कर सके? रीना ने गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि वो अपने भाई के उसके प्लान में दखल से तंग आ चुकी थी, जिसमें वो अपने पिता को सबूत दिखाना चाहती थी। उनके पिता चुपचाप बैठकर उनकी ये बहस सुन रहे थे। एफआईआर उन्होंने अचानक खांसा, ताकि दोनों चुप हो जाए, और भरी आवाज में रीना से बोले, तुझे पता है ना, तलाक के लिए तुझे इतने पक्के सबूत चाहिए कि परिवार इसे अपनी इज्जत पर दाग लगने के बावजूद मंजूर करे। जब मोहित ने अपने पिता को ये कहते सुना, उससे लगा कि उसकी कोशिश, जो रीना को रोकने की थी, नाकाम हो गई। मोहित ने अपनी बहन की शादी राजीव से इसलिए करवाई थी, क्योंकि उससे पता था कि परिवार में तलाक के लिए सबको सबूत दिखाने पड़ते हैं, और वो सबूत इतने पक्के होने चाहिए कि परिवार मंजूर करे। उनके लिए तलाक एक बड़ी शर्मिंदगी थी, इसलिए वो रीना को राजीव के गलत कामों के सबूत ढूंढने से रोकता रहा। तुम सोच रहे हो कि मोहित ने राजीव को धमका क्यों नहीं दिया, ताकि वो चीटिंग बैंड कर दे? अगर उसने ऐसा किया होता, तो राजीव को पता चल जाता कि मोहित अपनी बहन के लिए इतना परेशान है, और वो इस बात का फायदा उठाकर ब्लैकमेल कर सकता था। और ना ही वो राजीव को मार सकता था, क्योंकि ये दो परिविशान के बीच जंग का कारण बन सकता था। भले ही राजीव ओबरॉय परिवार में छोटा सा मेंबर था, लेकिन उससे मारना ये दिखता कि मेहरा उससे डरते नहीं, और ये बात उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि ओबरॉय परिवार कुछ चीजों में उनसे ज्यादा टकटवार था। इसलिए राजीव जिंदा था, और अगर राजीव मर जाता तो रीना आजाद हो जाती। हाँ पिताजी, मुझे पता है, इसलिए मैंने एक पक्का सबूत ढूंढा है, जिसे ना सिर्फ हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा, बल्कि हेम ओबरॉय परिवार के खिलाफ एक छोटा सा फायदा भी मिलेगा। भले ही राजीव उनके लिए अहम नहीं है, रीना ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। उनके पिता ने सर हिलाकर इशारा किया कि वो अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकती है। जब रीना को अपने पिता से हामी मिली, उसने एक नौकर की तरफ देखा और सर हिलाया। नौकर कमरे से बाहर गया और एक प्रोजेक्टर ले आया। जब नौकर प्रोजेक्टर के साथ वापस आया, दूसरे नौकर उसकी मदद करने लगे और सब कुछ सेट करने में जुट गए। प्रोजेक्टर सेट होने के बाद रीना टेबल पार रखे कंप्यूटर के पास गई, अपनी जेब से एक यूएसबी निकाली और यूज कंप्यूटर में डाल दिया। राजीव का पॉइंट ऑफ व्यू। खाना तो अच्छा था, लेकिन ये लोग हर बार मुझे इन मीटिंग्स में क्यों बुलाते हैं, जबकि मुझे बोलने भी नहीं देते? राजीव ने सोचा, जब वो फैमिली हेड से सबसे दूर बैठा था। वो शिकायत कर रहा था क्योंकि इन मीटिंग्स में सीटिंग का प्लान परिवार के दर्जे के हिसाब से होता था। सबसे पहले फैमिली हेड, एफआईआर मोहित, एफआईआर उसकी वाइफ, और ऐसे ही आगे बढ़ता, जब तक राजीव तक नहीं पहुंचता, जो सबसे आखिर में था। वो शांत था क्योंकि उससे यकीन था कि ये मीटिंग उसके लिए अहम नहीं थी, लेकिन ये शांति तब खत्म हो गई जब रीना ने कहा, मैं राजीव से तलाक चाहती हूँ। ये औरत एफआईआर से बकवास कर रही है,
उसने सोचा, क्योंकि उससे पता था कि भले ही परिवार जानता हो कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तलाक के लिए सिर्फ पसंद नापसंद काफ़ी नहीं। इसके लिए पक्का सबूत चाहिए। और वो ये भी जानता था कि रीना के पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो सालों से चीटिंग करता था और कभी पकड़ा नहीं गया। लगता है ये रात मोहित के लिए मज़ेदार होने वाली है, उसने सोचा, क्योंकि उससे लगता था कि रीना के पास सबूत नहीं होंगे और मोहित अपनी बहन को इस गलती के लिए शर्मिंदा करेगा, क्योंकि वो कभी मौका नहीं छोड़ता अपनी बहन को नीचा दिखाने का। राजीव का चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वो खुशी से झूम रहा था। उसको ये सोचकर मजा आ रहा था कि रीना तलाक के लिए बोलकर शर्मिंदा होगी और उससे उसका चेहरा देखने का मौका मिलेगा। वो तलाक नहीं चाहता था, क्योंकि रीना से शादी करने से उसका दर्जा अपने परिवार में थोड़ा बढ़ गया था। और जो कुछ उससे अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा था, वो दूसरे तरीकों से पूरा कर लेता था, तो उससे कोई कमी नहीं लगती थी। तो वो ये तमाशा देख रहा था और खुशी से उसका दिल झूम रहा था। लेकिन अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया जब उसने सामने जो देखा। अरे यार, ये पहला शब्द था जो उसके दिमाग में आया जब उसने देखा जो सामने था। हालत की गंभीरता उसके दिल में समती जा रही थी। हर सेकंड के साथ एक ब्लैक होल से भी ज्यादा अंधेरा होता जा रहा था, क्योंकि रीना जो सबूत दिखा रही थी और कमरे में परिवार वालों की नफरत भरी नजरों ने उससे हिला दिया। ये औरत ने ये जानकारी कहाँ से ढूंढी, उसके मुंह से ये शब्द निकल गए और उसकी आंखें डर से फट गई जब उससे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। इस पल उससे समझ आ गया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैमिली हेड ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में जैसे कह रहे हो अब तू गया। लेकिन उन्होंने ज्यादा देर तक नहीं देखा और गार्ड्स की तरफ इशारा किया, जिन्होंने सर हिलाया और राजीव को पकड़कर कमरे से बाहर घसीटना शुरू किया। राजीव ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। सब लोग अपनी नजरें प्रोजेक्टर के स्क्रीन पार वापस ले गए। जब उससे कमरे से बाहर फेंका गया, उसके चेहरे की खुशी डर में बादल गई। वो दुआ कर रहा था कि जमीन फट जाए और उसे पूरा निगल ले, ताकि वो इस आने वाले मुसीबत से बाग से। बेडरूम में राजीव बेड के किनारे बैठा था, दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए, जो उसके घुटनों और गोदी पर टीका था। वो धीरे धीरे कांप रहा था जब उससे याद आया कि उसकी वाइफ के फैमिली हेड ने उससे आखिरी बात क्या कही थी। जब उससे एविडेंस दिखाए गए, उससे पता था कि चाहे वो अपना बचाव करे, उनके पास सब कुछ था, डिवाइस, टाइम, लोकेशन जहां से मैसेजेस भेजे गए थे और रिसीवर का आईपी एड्रेस तक। एक कंप्यूटर इंजीनियर होने के बावजूद उसके सर में दर्द हो रहा था ये सोचकर कि उसकी वाइफ ने ये सब कैसे जमा किया। उसने तो अपना फोन भी काफी बार बदला था। काफी घंटों तक सोचने के बाद उससे एक ही वजह समझ आई जो थोड़ी रीजनेबल लगी। वो ये थी कि किसी ने उसके फ़ोन नंबर और ईमेल को बेस बनाकर सब कुछ ट्रेस कर लिया और वहां से सारी कनेक्शंस ढूंढ ली। ये आइडिया उससे ठीक लगा, लेकिन अगर वो खुद ये ट्राई करता तो पहले हाई स्टेप में फेल हो जाता। इसलिए उसने इसे मेहरा फैमिली के सिक्योरिटी टीम का मास्टर वर्क मान लिया और ये सोचना बंद कर दिया कि उन्होंने ये कैसे किया। अब उसका दिमाग ओबरॉय फैमिली की तरफ गया कि वो इस ब्लंडर का क्या रिएक्शन देंगे। उससे लगा कि शायद वो उससे डिसोन कर देंगे। ये रियलाइजेशन उसके लिए जैसे सूरज से टकरा जाना था। हालांकि डिवोर्स शायद ओबरॉय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें मेहरा के साथ छोटी सी शांति जो बनाई थी, उससे दिखावा तो रखना था, जो उसकी शादी से फाइनल हुई थी। ओबरॉय को ये दिखावा जारी रखना था, क्योंकि वो अभी भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वाली हालत से रिकवर नहीं हुआ, जो मेहरा के साथ उनकी फाइनेंशियल वॉर की वजह से हुई थी। इसे उन्हें बड़ा झटका लगा था। इसलिए राजीव को 100% यकीन था कि ओबरॉय फैमिली उससे छोड़ देगी और इसे शांति के लिए छोटी सी कीमत समझकर भूल जाएगी। कम से कम वो मुझसे सब कुछ नहीं छीनेंगे, ये मेरी फैमिली की सेवा का पेमेंट समझा जाएगा, राजीव ने सोचा। उससे लगा कि उसकी फैमिली उससे कुछ नहीं छीनेगी, बस आगे के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। जो बात उससे सबसे ज्यादा शांत कर रही थी, वो ये थी कि दुनिया के लिए वो अब भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फेमस प्रोफेसर था। इसका मतलब था कि वो अब भी पैसा कमा सकता था, भले ही पहले जैसा नहीं, लेकिन छोटा मोटा तो बनता ही था। वो अपनी आदत के मुताबिक रिश्वत से भी कुछ कमा सकता था, इसलिए उससे बस अपनी फैमिली का सपोर्ट हाई मिस करना था।
कम से कम अब मैं उनके कंट्रोल से फ्री हो जाऊंगा, उसने खुद को तसल्ली दी, इसे एक पॉजिटिव चीज समझकर। मैं बस एक नॉर्मल प्रोफेसर बन जाऊंगा, यानी अब कोई मेरी पीठ नहीं थमेगा। उसने अपने दिल में एक और झूठ जोड़ दिया। और मुझे अब उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल आ गई। आधा घंटा अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने की कोशिश में बिताने के बाद उससे अपना गुस्सा निकलना था। उसने बेड साइड से फोन उठाया और अपनी मिस्ट्रेस को कॉल किया। DRRRRDRRRRDRRRR। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक सोती हुई आवाज आई। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। राजीव ने बिना उसकी सेक्रेटरी के पूरी तरह जागने का वेट किए बात शुरू कर दी। मैं थक गई हूं, क्या कल कर सकते हैं? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ये जानते हुए कि अगर वो आया तो उससे नींद नहीं मिलने वाली। जब सेक्रेटरी जवाब का वेट कर रही थी, उससे फोन कट होने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि जब उसने कहा वो आ रहा है, उसने उसके जवाब का भी वेट नहीं किया। ये गंदा आदमी, सेक्रेटरी ने सोचा और बेड से उठकर बाथरूम में गई तैयारी के लिए। इसके साथ उसने दिल ही दिल में काफी क्रिएटिव गालियां भी दी, जो शुक्र है राजीव ने नहीं सुनी, वरना शायद उसका दिमाग हाई टूट जाता। वो गालियां इतनी खतरनाक थी कि जैसे कोई इन्फो हैजर्ड हो। कहीं अमेरिका में दो रशियन एक पार्क के छुपा हुआ बेंच पार बैठे थे। एक के साथ एक कुत्ता था और दूसरा दाढ़ी वाला आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ताकि ज्यादा ध्यान ना खींचे। नेटो के लास्ट मीटिंग के बारे में क्या पता चला? न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दाढ़ी वाले ने पूछा। हमारे मोल्स से ज्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये अभी भी कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन उन्होंने ये पता किया कि नाटो मीटिंग के एक हफ्ते बाद नाटो के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स का टीम अमेरिका आया। कुत्ता वाले आदमी ने जवाब दिया, अपने कुत्ते को प्यार करते हुए, जिसे कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा। क्या ये तब नहीं होता जब नाटो को यूएस के साथ नेगोशिएट करना होता है? नहीं, इस बार बात अलग है। वो लोग एक दिन बाद ही एक छोटी सी कंपनी से मीटिंग के लिए गए, कुत्ता वाले ने बताया। वो कंपनी क्या करती है? दाढ़ी वाले ने न्यूज़पेपर का अगला पेज पलटते हुए पूछा। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो टेक्नोलॉजी के साथ डील करती है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया, इसलिए यूं पक्का नहीं पता कि क्या है। लेकिन ये पता चला कि कंपनी रजिस्टर होने के एक महीने बाद उन्होंने एफबीआई, सीआईए और कई और एजेंसीज से कोऑपरेशन के लिए बात की। इसे एजेंसीज के बीच थोड़ी सी खींचातानी हुई, लेकिन जब एनएसए ने एंट्री मारी, सब बंद हो गया, कुत्ता वाले ने बताया, और अपने कुत्ते को छोड़ दिया ताकि वो पार्क में घूम सके। एनएसए के आने के बाद सब एजेंसीज ने मीटिंग्स रोक दी। ये सिलसिला 1 डेढ़ महीने तक चला। एफआईआर एक इमरजेंसी नाटो मीटिंग हुई। हमारे मोल के हिसाब से ये किसी सिक्योरिटी प्रोग्राम या उसके जैसी चीज के बारे में थी, उसने अपनी बात खत्म की। तुम्हें लगता है इसका नाटो की इमरजेंसी मीटिंग से कोई कनेक्शन है? दाढ़ी वाले ने पूछा। इसे भी ज्यादा है। यूं शक है कि ये लॉग सोशल मीडिया के सिक्योरिटी अपडेट के इशू के पीछे हैं, जो हम सॉल्व नहीं कर पाए, कुत्ता वाले ने कहा। ये सुनते ही दाढ़ी वाला न्यूज़पेपर से नजर हटाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कनेक्शन है? तुमने कहा ना, कंपनी तो बस 3 महीने पुरानी है, और वो सोशल मीडिया इशू तो लगभग 4 महीने पुराना है। जब हमने सोशल मीडिया कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि एक लॉ फर्म ने उन्हें उनके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्टैक्ट किया था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद यूं पता चला कि वो कौन सा लॉ फर्म था। लेकिन जब तक ह्यूम ये पता चला, वो लॉ फर्म जीआईए टेक्नोलॉजी के हाथ बिक चुका था, वही कंपनी जो नाटो के साथ मीटिंग कर रही थी। इसी से ह्यूम शक हुआ, कुत्ता वाले ने समझाया। इस कंपनी पर नजर रखो और ये भी पता करो कि इसका मालिक कौन है और कंपनी के बारे में सब कुछ। समझे? दाढ़ी वाले ने न्यूज़पेपर बैंड किया, एंटी होमलेस बेंच से उठा और बिना जवाब का वेट किए चला गया। बाकी बचा आदमी उसकी तरफ देखता रहा। एफआईआर अपने कुत्ते को बुलाया और सड़क के दूसरे तरफ चला गया। रुको, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, सेक्रेटरी ने चीखकर कहा। वो पूरी तरह बिखरी हुई थी, उसके जिस्म पर चाइशान तरफ चोट के निशान थे। प्रोफेसर राजीव ज़रा भी नरम नहीं था। वो उससे थप्पड़ मारता रहा और उसके जिस्म को दीवार पर पटकता रहा, जैसे वो कोई तकिया हो जिसे उसके जिस्म पर चोट के निशान बन गए।
छुप कर तू कुटिया। राजीव ने उसके सर के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। उससे कोई परवाह नहीं थी, वो अपना काम करता रहा, सेक्रेटरी के चेहरे पर अपनी एक्स वाइफ का चेहरा इमेजिन करके, और उससे और जोर से मारता रहा, जैसे उससे तोड़ना चाहता हो। सेक्रेटरी ने उससे रुकने की मिन्नत की, लेकिन जितना वो रोटी उतना ही उससे अपनी एक्स वाइफ का चेहरा दिखता, और वो और तेजी से उस पर गुस्सा निकलता। ये सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला, जब तक उसके नीचे से खून नहीं बहने लगा और वो बेहोश नहीं हो गई। तब जाके राजीव को होश आया और उसने अपना काम रोक दिया। वो गुस्से में खड़ा हुआ, बाथरूम की तरफ गया, लेकिन गुस्सा उससे खुद पर नहीं बल्कि सेक्रेटरी पर था, क्योंकि उसने अपने खून से उसका जिस्म गंदा कर दिया था और उसका मजा खराब कर दिया। शावर लेने के बाद उसने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकले, लगभग 20,000 रुपीज, और बेड पार फेंक दिया, जैसे पैसे बरसा रहे हो। एफआईआर वो बिना ये देखे कि सेक्रेटरी ठीक है या नहीं वहां से चला गया। उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो किसी वैश्यालय या अस जैसी जगह जा रहा था अपना गुस्सा निकलने। 10 मिनट बाद सेक्रेटरी उठी। वो वही बेड पार 5 मिनट तक बैठी रही, सोचती हुई कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। ये सोच थोड़ी देर तक चली। एफआईआर वो बेड से उठी और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई, जो अगर ध्यान से देखो तो लाल रंग में चमक रही थी। उससे वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा, क्योंकि उसका पूरा जिस्म दर्द से भरा था। लेकिन वो घड़ी तक पहुंची, उससे उतारा और वापस बेड पार आ गई। उम्मीद है ये मुझे इसे बचा लेगा, उसने रोट ह्यू कहा, अपने आप पार्टास खाते हुए। उसने घड़ी के पीछे का हिस्सा खोला और उसमें से एक फ्लैश ड्राइव निकाली जिसमें वीडियोस सेव थी। इसे उस आदमी की जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसने सोचा और स्माइल कर दी, ये सोचकर कि अब उससे अपना जिस्म बेचना नहीं पड़ेगा। हालांकि उस आदमी ने कहा था कि उससे बस राजीव को फंसाने के लिए एविडेंस चाहिए, लेकिन अपनी असिस्टेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता, जब बात किसी की जिंदगी बर्बाद करने की हो। वो इस सोच पार मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद राजीव अपने जल्द ही छोड़ने वाले घर वापस आया। जब वो घर में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि उसके बैग्स पहले से पैक करके एंट्रेंस के पास रखे ह्यूगा। उसको पता था कि ये काम किसकी वजह से हुआ, लेकिन चूंकि उसका प्लान एक हफ्ते में घर छोड़ने का था, उसने सोचा जब बैग्स पैक हाई है तो आज ही निकल जाता हूँ। वक्त क्यों बर्बाद करना, सही है ना? उसने सर्वेंट्स को बुलाया और उन्हें अपना लगेज कार में रखने का ऑर्डर दिया। हालांकि सर्वेंट्स ने थोड़ी सी शिकायत की, क्योंकि अब वो फैमिली का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने चुप रहकर काम कर दिया। उन्होंने इसे एक अलविदा सर्विस समझ लिया। वो घर से आखिरी बार निकला और एक 3 स्टार होटल में रुकने चला गया, जब तक उससे अपने टेस्ट के मुताबिक कोई घर ना मिल जाए। वो खुश था कि अब वो फ्री है। 2 दिन की आज़ादी ने उसमें एक अलग ही खुशी भर दी थी, क्योंकि अब उससे किसी की परवाह नहीं करनी थी। वो इस फीलिंग को आगे भी बने रखने के लिए एक्साइटेड था। जीआईए टेक्नोलॉजीज के एचक्यू में सारा अपने ऑफिस में बैठी थी, एक डिक्शनरी जैसी बड़ी फाइल्स पढ़ रही थी। हमारा Amazon वेब सर्विसेज AWS के साथ अग्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब अब हम अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज उनके थ्रू होस्ट कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स करता है। उसने वेब सर्विस अग्रीमेंट वेल डॉक्यूमेंट पार साइन किया और अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ी। जब वो अगला डॉक्यूमेंट पढ़ने वाली थी, तब उसके ऑफिस का फोन बाजा और उसका फोकस टूट गया। हेलो मैम, सेक्रेटरी ने कहा। क्या है? साराह ने पूछा। उसने याद किया कि उसने सेक्रेटरी से कहा था कि रूम में आने के बजाय फोन करे, ताकि उसका फोकस ना टूटे। यून लीगल टीम से कॉल आई है। उन्होंने बताया कि नाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारी डिमांड मान ली है और जल्दी से जल्दी अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, सेक्रेटरी ने कहा। अच्छा, लीगल टीम को बोलो कि वो सारी तैयारी कर ले, बाकी मैं संभल लूंगी, साराह ने जवाब दिया और मुस्कुराई। वो खुश थी कि उसने अपना पहला 83,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट बिना ज्यादा परेशानी के पूरा कर लिया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने दोस्त और कंपनी के मलिक ईशान को ये खुशखबरी देने के लिए कॉल किया। सारा, क्या बात है? ईशान ने दूसरी तरफ से पूछा। तो अब मैं तुम्हें बस बात करने के लिए कॉल भी नहीं कर सकती? साराह ने ईशान के साथ मजाक किया। जब मैंने पहले ऐसा किया था,
तब तुमने कहा था कि वर्क आवर्स में कॉल नहीं करना चाहिए। इसलिए सोच रहा था कि अचानक क्या हुआ, ईशान ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें नेटो वेल डील के बारे में बताने के लिए कॉल किया, साराह ने सीधा टॉपिक पार आते हुए कहा, क्योंकि ये उसके वर्क आवर्स द। उन्होंने मान लिया? ईशान ने पूछा। हाँ, उन्होंने मान लिया, साराह ने अपनी खुशी छुपाए बिना कहा। ये तो जल्दी हो गया। लगता है वो काफी डेस्परेट है ना? ईशान ने कहा। हाँ, शायद। उन्हें फैसला करने में बस 3 दिन लगे। हो सकता है हमने उनकी जरूरत के वक्त सल्यूशन दिया हो, साराह ने ईशान के एंडेस से सहमत होते हुए कहा। तो अग्रीमेंट के साइनिंग के लिए कब आ रहा है? साराह ने पूछा। क्या मतलब? तुम सीईओ नहीं हो? मुझे वहां क्यों चाहिए? ईशान के आवाज में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तुम्हें अग्रीमेंट के साइनिंग में नहीं आना? क्या ये तुम्हारे लिए उतना हाई इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरे लिए है? साराह ने पूछा, उससे उम्मीद थी कि ईशान ट्यूरेंट हाँ बोलेगा। अभी मैं एक जरूरी काम में बिजी हूं, लेकिन अगर साइनिंग अगले हफ्ते है तो मैं आ सकता हूं। तो साइनिंग कब है? ईशान ने कहा। मेन आईएससी अगले हफ्ते के थर्सडे के लिए सेट करूंगी। तुम आ जाना, ठीक है? साराह ने कहा। मैं आ जाऊंगा, मिलते हैं, ईशान ने दिन कंफर्म किया और अलविदा कहा। मिलते हैं, साराह ने जवाब दिया और कॉल खत्म किया। एफआईआर उसने अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और अगले हफ्ते के थर्सडे को अग्रीमेंट साइनिंग का दिन सेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शंस दीन के बाद वो अपने रोज का काम वापस शुरू कर दी। प्रोफेसर सेक्रेटरी, मेरे पास वो है जो तुम चाहते हो। तुम अपना वादा पूरा करोगे ना? ईशान, फिक्र मत करो, अगर तुम अपना वादा रखो तो मैं भी अपना रखूंगा। प्रोफेसर सेक्रेटरी, मैं तुम्हें फुटेज भेज रही हूं। ईशान, ठीक है। प्रोफेसर सेक्रेटरी, वीडियो 1.mp4 साइज 45 MB। ईशान, एक बार देखने दे। 3 मिनट बाद। प्रोफेसर सेक्रेटरी, तुमने देख लिया। ईशान, ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था मुझे उससे फंसाने का प्रूफ चाहिए, ना कि तुम खुद को इतना चोट पहुंचाओ। प्रोफेसर सेक्रेटरी, तुमने कहा था जितना बेहतर प्रूफ उतना बेहतर पेमेंट। ईशान, लेकिन ये ज्यादा हो गया। तुमने उससे ऐसा क्यों होने दिया? प्रोफेसर सेक्रेटरी, मुझे पैसे चाहिए थे, अगर मुझे उससे छोड़ना है तो। ईशान, ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ ये फुटेज अपने पास रखो। प्रोफेसर सेक्रेटरी, ठीक है। तो पैसे कब भेजोगे? ईशान, अगर मैं अभी भेजूं तो इसे कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ बनाया जा सकता है। इसलिए मैं अभी थोड़ी सी रकम भेजूंगा, बाकी केस के बाद। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा अकाउंट है जो तुम्हारे नाम पर नहीं है तो मैं पूरा पेमेंट उसमें भेज सकता हूं। प्रोफेसर सेक्रेटरी, पेपाल ठीक रहेगा? अगर मैं किसी और के फोन नंबर का उसे करूं? ईशान, हाँ, ठीक है। मुझे ईमेल भेजो ताकि मेन पेमेंट ट्रांसफर कर सकूं। प्रोफेसर सेक्रेटरी, ईमेल भेजा। ईशान, ठीक है, मैं भेजता हूं। ईशान ने अपने बैंक अकाउंट से 125 करोड़ रुपीस अपने पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर किए। एफआईआर उसने आधा, यानी 62.5 करोड़ रुपीस पहली पेमेंट के तौर पर भेजा। बाकी वो तब भेजेगा जब प्रोफेसर सेक्रेटरी उसका काम पूरा कर लेगी। ईशान, मैंने आधा भेज दिया, मिला? प्रोफेसर सेक्रेटरी, हाँ, मिला। शुक्रिया। ईशान, बाकी पैसे जब हमारा अग्रीमेंट पूरा होगा तब भेजूंगा। अभी के लिए हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर की रिपोर्ट बनवाओ, ये असॉल्ट के प्रूफ के तौर पर काम आएगी। प्रोफेसर सेक्रेटरी, मैंने कल ही ये कर लिया था। ईशान, ठीक है। इसके साथ ईशान और प्रोफेसर सेक्रेटरी, प्रोफेसर की सेक्रेटरी के बीच बात खत्म हो गई। ये प्लान तब शुरू हुआ जब ईशान को प्रोफेसर को कानून के जरिए सजा दिलानी थी। लेकिन अगर वो अपना प्रूफ यूज करता तो वो कह सकते थे कि ये चोरी किया हुआ इंफॉर्मेशन है और कोर्ट में प्रूफ के तौर पर नहीं चलेगा। लेकिन ये सब शुरू होने के लिए किसी को प्रोफेसर के खिलाफ केस फाइल करना था या प्रोसिक्यूटर जनरल को केस उठाना था। थोड़ी देर सोचने के बाद उससे प्रोफेसर की सेक्रेटरी याद आई जो उसके साथ धोखा कर रही थी। उसने प्रोफेसर सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया और कहा कि प्रोफेसर का करियर खत्म होने वाला है। जब प्रोफेसर सेक्रेटरी ने उस पर भरोसा नहीं किया
तो उसने कुछ प्रूफ्स भेजे जो जल्द हाई रिलीज होने वाले थे, जिसे उसकी बात रूमर से फैक्ट बन गई। प्रोफेसर सेक्रेटरी को कन्विंस करने के बाद ईशान ने उससे एक रास्ता दिया। उससे पता था कि प्रोफेसर सेक्रेटरी प्रोफेसर के साथ प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उसके पैसे के लिए थी। उसने वादा किया कि अगर वो प्रोफेसर को फंसाने का कोई प्रूफ देगी तो उससे कम 83 लाख रुपीस मिलेंगे। जब उसने ये वादा किया, उसने नहीं सोचा था कि प्रोफेसर सेक्रेटरी खुद को प्रूफ के तौर पर यूज करेगी। लेकिन थोड़ी देर अपने आप पर बुरा फील करने के बाद उसने खुद को याद दिलाया कि ये प्रोफेसर सेक्रेटरी का अपना फैसला था, जिसे उसका गेट थोड़ा कम हुआ। ये भी एक वजह थी कि उसने प्रोफेसर सेक्रेटरी को टोटल 125 करोड़ रुपीस देने का फैसला किया, ताकि उसका बचा हुआ गेट भी चला जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उससे लगा कि ये एक दूधड़ी वाला प्लान हो सकता है। वो प्रोफेसर सेक्रेटरी से प्रोफेसर के खिलाफ रेप का केस फाइल करवाएगा, जिसे प्रोफेसर इमोशनली टूट जाएगा क्योंकि उससे धोखा मिलेगा। और चूंकि वीडियो प्रूफ है जिसमें प्रोफेसर सेक्रेटरी उससे रुकने की गुहार लगा रही है, लेकिन वो नहीं रुका, इसे प्रोफेसर को या तो जेल होगी या यूज बड़ी रकम कॉम्पेंसेशन के तौर पर देनी होगी। जब ये सब हो जाएगा, ईशान प्रोफेसर सेक्रेटरी को बाकी पैसे देगा और आखिर में अपना गुस्सा शांत करेगा। उसने अपना काम वापस शुरू किया। होटल में शिफ्ट होने के एक दिन बाद राजीव ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। अब वो अपनी टीचिंग जॉब को सीरियसली लेने लगा, क्योंकि अब ये उसका पैसा कमाने का एक ही जरिया था, या तो अमीर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से रिश्वत से या एफआईआर उसकी सैलरी से। जब वो यूनिवर्सिटी वापस आया, उससे पता चला कि प्रोफेसर सेक्रेटरी ने सिक लीव ले ली है और एक हफ्ते तक नहीं आएगी। इसे उससे याद आया कि उसने प्रोफेसर सेक्रेटरी को किस हालत में छोड़ा था, और उससे पता था कि इसकी वजह वो खुद है। बुरा फील करने के बजाय उससे अपने आप पर फकर हुआ। उससे क्यों बुरा फील करना चाहिए जब वो इतना जबरदस्त लवर है, बल्कि उससे तो प्राउड फील करना चाहिए। उसके डिल्यूजन ने उससे ये सोचने पर मजबूर किया कि उसने प्रोफेसर सेक्रेटरी को इतना ताकत दिया कि उससे सिक लीव लेनी पड़ी। इस हफ्ते के लिए उसकी सेक्रेटरी की जगह एक स्टूडेंट वॉलंटियर को चुना गया जो उसकी क्लास से था। अगले हफ्ते के सोमवार को राजीव होटल से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसके पास 2 घंटे बाद एक लेक्चर था, इसलिए वो अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ा जल्दी होटल से चला गया। कंक्लूजन में, प्रोसेसर्स मॉडर्न कंप्यूटिंग का एक ज़रूरी हिस्सा है और ये अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं जो अलग-अलग कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा करते हैं। इसके साथ राजीव ने अपना लेक्चर खत्म किया, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट्स को होमवर्क देने वाला था, क्लास के सारे फोन्स में एक नोटिफिकेशन आई जो बता रही थी कि सबको एक मैसेज मिला है। क्लास के स्टूडेंट्स अपने फोन्स देखने लगे। आमतौर पर इसके लिए उन्हें डांट पड़ती, लेकिन राजीव भी वही कर रहा था जो स्टूडेंट्स कर रहे थे। उससे क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कौन सा मैसेज है जो पूरी क्लास को एक साथ मिला। उससे क्या पता था कि यूनिवर्सिटी से जुदा हर स्टूडेंट, टीचर और कोई भी इंपॉर्टेंट कनेक्शन वाला बंदा उसी वक्त ये मैसेज मिला था। रिसेंट में लीक ह्यू डॉक्यूमेंट्स ने एक डिस्टर्बिंग केस ऑफ एकेडमिक करप्शन दिखाया है, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोमिनेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर राजीव पर इल्जाम है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स देने के बदले रिश्वत ली। डॉक्यूमेंट्स, जो नीचे दिए लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं, ये प्रूफ देते हैं कि प्रोफेसर राजीव और स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें अच्छे ग्रेड्स या एकेडमिक रिजल्ट्स के बदले पैसे दिए गए। इसमें अन स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स देना शामिल है जो शायद इसके लायक नहीं थे, और एकेडमिक परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करके रिश्वत देने वालों को फायदा दिया गया। ये एकेडमिक करप्शन सिर्फ अनएथिकल ही नहीं, बल्कि इसके बड़े असर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रिश्वत देकर फायदा लेते हैं, वो शायद अन अपॉर्चुनिटीज के लायक नहीं होते, जिसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स का हक मर सकता है। ये इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को भी चोट पहुंचा सकता है, पब्लिक का ट्रस्ट कम करता है और एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की वैल्यू को कमजोर करता है। कंक्लूजन में, प्रोफेसर राजीव, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर है, उनके खिलाफ एकेडमिक करप्शन के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत चिंता की बात है। यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी है कि ये इल्ज़ामत की गहरी जांच हो और एकेडमिक इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए।
हम सबको एकेडमिक काम में एथिकल कॉन्डक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की वैल्यू बनी रहे और पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। लिंक टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। जब उसने आर्टिकल पढ़ा और अपना नाम इसके मेन कैरेक्टर के रूप में देखा, उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर दिया। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बेरी एलन से भी तेजी से क्लासरूम से अपने ऑफिस की तरफ भगा। ऑफिस में पहुंचकर उसने आर्टिकल को पूरा पढ़ा। जब वो खत्म किया, उसने लिंक पर क्लिक किया ताकि वो प्रूफ देख सके जो इस केस को बनाने के लिए उसे किए गए थे। जैसे ही उसने साइट खोली, हर एक पैसा जो उसने पेरेंट्स से लिया था वो सब फैक्चुअल प्रूफ्स के साथ लिस्ट किया गया था, जैसे बैंक ट्रांसफर्स, सीसीटीवी कैमरास की फोटोज, उनकी बातों की ऑडियो या टेक्स्ट मैसेजेस। कुछ केसेस में तो एक ही इल्जाम के लिए ये सारे प्रूफ्स एक साथ शामिल थे। आधे प्रूफ्स पढ़ते ही उससे पता चल गया कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का सामान पैक किया और कैंपस से होटल की तरफ निकल गया। उसका फोन लगातार मैसेजेस और फोन कॉल्स से इतना गर्म हो गया था कि जैसे बैंड होने वाला हो। सब उससे बात करना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि क्या ये सच है। लेकिन ज्यादातर लोग पहले से ही कॉन्विंस्ड द कि ये सच है। बार बार फोन कॉल्स रिजेक्ट करते करते थककर उसने फोन बैंड कर दिया और ड्राइविंग पर फोकस किया ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और वो खुद को ना मार दे। रीना को भी ये नोटिफिकेशन मिली क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे डोनेट किए थे जो उसके एक्स हस्बैंड के लास्ट थीसिस प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस के लिए थे, इसलिए उसका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन माना गया। जब उसने आर्टिकल पढ़ा और वेबसाइट पर प्रूफ्स देखे, उससे पता चला कि राजीव को कम से कम सस्पेंशन या टर्मिनेशन मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उसकी एकेडमिक डिग्रीज कैंसल हो सकती है। ये शायद उसी शख्स से है जिसने मुझे उसके चीटिंग के बारे में ईमेल भेजा था, रीना ने कहा, बार बार डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए। राजीव, तुमने किसके साथ पंगा लिया है? रीना ने सोचा और पिछले हफ्ते मिली ईमेल को दोबारा खोला। उसने ईमेल के सेंडर का एड्रेस कॉपी किया और अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को भेज दिया। उसने इन्वेस्टिगेटर से कहा कि वो इस ईमेल के सेंडर को ढूंढे। इन्वेस्टिगेटर से कंफर्मेशन मिलने के बाद वो अपने काम पर वापस चली गई। उससे राजीव की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसने पिछले हफ्ते हाई उससे डिवोर्स ले लिया था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी, कोई पावरफुल शख्स राजीव के पीछे पड़ा था और उसने उसकी मदद की थी, जिसका बदला उससे फ्यूचर में देना होगा। ईशान लोगों के रिएक्शंस देख रहा था और ये इंश्योर कर रहा था कि आर्टिकल यूनिवर्सिटी के न्यूज़ बुलेटिन से हटा ना जाए, जो कि आसान था क्योंकि उसने बस उन सब का एक्सेस हटा दिया जो इसे कंट्रोल कर सकते थे। एक और चीज़ जो उससे बिजी रखे हुए थी वो थी सर्वर का क्रैश ना होना, क्योंकि लिंक पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। उसने उम्मीद की थी कि आर्टिकल न्यूज़ चैनल्स का ध्यान खींचेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सिर्फ 15 मिनट में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिश्वत का स्कैंडल। ब्रेकिंग न्यूज़, आईवी लीग प्रोफेसर पर एकेडमिक अफेयर्स में करप्शन और बायस का इल्ज़ाम। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को अलेज्ड रिश्वत और एम्बेजलमेंट के लिए क्रिटिसिज्म का सामना। ब्रेकिंग न्यूज़, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मिसकॉन्डक्ट को एक्सपोज किया। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिश्वत स्कैंडल पर एकेडमिक कम्युनिटी में गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेसर पर अच्छे ग्रेड्स के बदले रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। ब्रेकिंग न्यूज़, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने आईवी लीग यूनिवर्सिटी में करप्शन को उजागर किया। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एकेडमिक इंटेग्रिटी को खतरा। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रिश्वत लेने के इल्ज़ाम की जांच कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर के रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के बाद बैकलैश का सामना। ये कुछ बेड न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस द। मैंने ये चेन रिएक्शन नहीं देखा था, ईशान ने अपना माथा ठोकते हुए कहा। राजीव अपने होटल रूम में बैठा था, हाथ में टीवी का रिमोट लिए चैनल्स बदलता रहा। हर चैनल पर उसके चेहरे पर हॉरर का एक्सप्रेशन था, क्योंकि जितने भी चैनल्स उसके रूम में अवेलेबल द सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने उसकी फोटो दिखाई, उसकी जिंदगी का हिस्ट्री बताया, लेकिन उसके स्ट्रेस के बीच उससे कुछ अजीब लगा। हालांकि सब चैनल्स उसके बारे में, उसकी प्रोफेसर की जिंदगी और हर चीज के बारे में बात कर रहे थे,
लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी ने ना उसके ओबरॉय फैमिली से ब्लड कनेक्शन का जिक्र किया, ना ही उसकी मेहरा फैमिली के मेंबर से पहली शादी का। तब उससे रियलाइज हुआ कि वो लोग उसकी कोई मदद नहीं करने वाले, बल्कि बस अपना नाम उससे अलग कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो डैमेज कंट्रोल के बारे में सोचने लगा, उसके फोन में एक अलग नोटिफिकेशन साउंड आई। ये साउंड अलग था क्योंकि उसने अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के नोटिफिकेशंस के लिए अलग टोन सेट किया था। जब उसने फोन खोला तो उससे यूनिवर्सिटी से एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनपेड सस्पेंशन का नोटिस। डियर प्रोफेसर राजीव, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ट्यूरेंट इफेक्ट से आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एकेडमिक करप्शन के इल्जामत के चलते अनपेड सस्पेंशन पर रखा जा रहा है। जैसे आपको पता होगा, रीसेंट में लीक्ड डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जो आपके और स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के प्रूफ देते हैं, जिसमें अच्छे ग्रेड्स या एकेडमिक रिजल्ट्स के बदले पैसे लिए गए। यूनिवर्सिटी इन इल्जामत को बहुत सीरियसली लेती है और हमारी जिम्मेदारी है कि एकेडमिक इंटेग्रिटी बनी रहे। इसलिए हमने एक एकेडमी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है जो इन इल्जामत की गहरी जांच करेगी। इस दौरान आपको यूनिवर्सिटी के ड्यूटीज से सस्पेंड किया जाएगा और आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हम समझते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन हम आपको अश्योर करते हैं कि जांच फेयर और इम्पार्शियल होगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेटी के साथ पूरा कोऑपरेशन करें और कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें। प्लीज नोट करें कि ये सस्पेंशन इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के बिना प्रेजुडिस के हैं। कमेटी के फाइंडिंग्स के हिसाब से आगे डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। हम आपको इस मैटर में किसी भी डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपके समझने के लिए शुक्रिया। सिंसियरली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एकेडमी डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से। ईमेल पढ़कर राजीव ने पूरी ताकत से चीखा, फूक। इसे उसके पड़ोसी रूममेट्स चौंक गए और कॉरिडोर से किसी ने जवाब दिया, छुप कर, ये तेरा अपना होटल नहीं है, गधे। एक लड़का कॉरिडोर से चिल्लाया क्योंकि राजीव की चीख से वो भी चौंक गया था। वेंसडे, ईशान के फोन पे एक नोटिफिकेशन आई। जब उसने ईमेल खोली तो वो हैरान रह गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एकेडमी डिसिप्लिनरी कमेटी का मेल था जो प्रोफेसर राजीव के लिए था। ईशान ने राजीव का ईमेल अकाउंट हैक करके डुप्लीकेट बना रखा था, इसलिए उसे भी ये मेल मिल गया। मेल में लिखा था, सब्जेक्ट नौकरी खत्म और डिग्री वापस लेना। डियर प्रोफेसर राजीव, हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आप पर लगे एकेडमिक करप्शन के इल्जाम की गहरी जांच के बाद एकेडमी डिसिप्लिनरी कमेटी ने आपकी नौकरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ट्यूरेंट खत्म करने का फैसला किया है। एकेडमिक इंटेग्रिटी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जांच में जो सबूत मिले वो काफ़ी वजनदार और आपके खिलाफ थे। कमेटी ने पाया कि आपने रिश्वत ली और रिसर्च फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ऐसा व्यवहार हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसके साथ ही हमने आपकी एकेडमिक डिग्री वापस लेने की प्रोसेस भी शुरू कर दी है, क्योंकि एकेडमिक ऑनेस्टी और एथिकल कॉन्डक्ट के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना जरूरी है। इसका फैसला होने पर हम आपको बता देंगे। आपकी नौकरी खत्म करने और डिग्री वापस लेने का ये फैसला फाइनल है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। जल्दी ही हम आपको यूनिवर्सिटी से डिपार्चर के बारे में डिटेल्स देंगे। तब तक आप यूनिवर्सिटी की कोई भी प्रॉपर्टी वापस कर दे और बचे हुए काम पूरे कर ले। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एकेडमी डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से। ये मेल पढ़कर राजीव के होश उड़ गए। उसने सोचा था कि जांच में कम से कम 1 महीना लगेगा और तब तक पब्लिक का ध्यान उस पे से हट जाएगा। उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी शायद सिर्फ उसकी नौकरी खत्म करती, पर यह फैसला तो उसके लिए बॉम्ब से कम नहीं था। 2 दिन में ही इतना बड़ा फैसला। उसके साथ ये भी लिखा था कि उसकी डिग्री भी वापस ली जाएगी, मतलब अब वो अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकेगा, ना ही कोई ऐसी नौकरी कर सकेगा जहां डिग्री की जरूरत हो। इसका मतलब था कि उसके पैसे कमाने के रास्ते बंद हो गए। जब ये बात उसके दिमाग में घुसी, वो अपने बिस्तर पर गिर गया और स्ट्रेस के मारे बेहोश हो गया। पर यह बात राजीव को नहीं पता थी कि जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बढ़ाने के लिए उसने रिश्वत ली थी, उनके परिवार काफ़ी पावरफुल था। उन्होंने केस को दबाने के लिए सारा इल्ज़ाम राजीव पर डाल दिया
और बदले में यूनिवर्सिटी को बड़ी डोनेशंस देने का वादा किया। स्टूडेंट्स को भी सजा मिली, पर वो सिर्फ एक छोटी सी सजा थी, बिल्कुल हाथ पर हल्का सा थप्पड़ जैसा, जो नॉर्मली मिलने वाली सजा के म्यूकेबल में कुछ भी नहीं था। इधर ईशान के दिल का बोझ हल्का हो गया जब उसने ये मेल पढ़ा। राजीव की नौकरी गई, डिग्री खतरे में थी, और अब ईशान अपने फ्यूचर पर ध्यान दे सकता था। उसके यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद से जो गुस्सा और दर्द उसके दिल में था, वो अब खत्म हो गया। अब तुम सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर सेक्रेटरी के सेक्सुअल असॉल्ट केस का क्या हुआ। ईशान ने उसे वादे के पैसे का आधा हिस्सा दे दिया था, पर बाकी पैसे अभी नहीं दिए, क्योंकि जैसे कहते हैं, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ईशान ने बाकी पैसे बचा के रखे थे, ताकि अगर राजीव वापस आके बदला लेने की कोशिश करे तो वो तैयार रहे। सन टीजेड्यू ने भी तो कहा था, ज्यादा तैयारी करना बेहतर है कम तैयारी से। ईशान ने प्रोफेसर सेक्रेटरी को बाकी पैसे देने का वादा किया और कहा कि जब भी जरूरत पड़े वो राजीव के खिलाफ केस दायर करने के लिए तैयार रहे। और जब वो केस करेगी, ईशान उसे और कॉम्पेंसेशन देगा। अब जब उसका दिल साफ हो गया, ईशान ने अपना अगला प्रोजेक्ट चुन लिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बनाने का फैसला किया। तुम सोच रहे होंगे, ओएस क्यों? सोशल मीडिया साइट या कोई और चीज क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि ईशान ने सिस्टम में एक इन्फिनिट मनी ग्लिच ढूंढ निकला था। सिस्टम का ये रूल था कि जब भी ईशान या कोई और उसके बनाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता, तो उसे कम से कम 1 एसपी सिस्टम पॉइंट मिलता। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो क्रॉस लॉग यूज करें, तो हर डाउनलोड या इस्तेमाल पर यूज 1 एसपी मिलेगा। और ओएस इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो बार बार नए ऐप्स या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। अगर उसका ओएस मार्केट में बड़ा हिट बन गया और उसके लाखों या करोड़ यूजर्स बन गए, तो वो अपने ओएस के ऐप स्टोर के जरिए नए ऐप्स लॉन्च करके और उनका मार्केटिंग करके करोड़ एसपी कमा सकता है। लोग बस ऐप डाउनलोड करें या ट्राई करें और उसके सिस्टम पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। पर ये सब बातें तो बात की है। पहले यूज कंपनी की मीटिंग अटेंड करनी थी। थर्सडे। अगली सुबह ईशान उठा तो उसका दिल एकदम हल्का था। राजीव से बदला जो पूरा हो गया था, इसलिए उसे रात को अच्छी नींद आई। वो बिस्तर से उठा, बाथरूम में गया, मुंह धोया और अपने स्पोर्ट्स वेल कपड़े पहन लिए। फिर वो अपने डेली क्वेस्ट के लिए पड़ोस के पार्क में चला गया। डेली वर्कआउट पूरा करने के बाद वो घर वापस आया, नहाया, फ्रेश हुआ और नाश्ता किया। फिर गराज से अपनी कार निकाली और ऑफिस के लिए निकल गया। जीआईए टेक्नोलॉजी HQ। लगभग 30 मिनट बाद ईशान ऑफिस पहुंच गया। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में कार पार्क करके बिल्डिंग में गया। वहां साराह एलिवेटर के पास उसका वेट कर रही थी। बहुत देर से वेट कर रही हो? ईशान ने अपने कपड़े ठीक करते हुए पूछा जब वो एलिवेटर में चढ़ा। नहीं, बस 10 मिनट, साराह ने जवाब दिया और उनके फ्लोर का बटन दबाया। वो लोग कब आ रहे हैं? ईशान ने पूछा जब एलिवेटर चलने लगा। लगभग 45 मिनट में, साराह ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। दोनों छोटी मोटी बातें करते हुए साराह के ऑफिस पहुंच गए। ईशान का कोई अलग ऑफिस नहीं था, क्योंकि उसने कंपनी के शुरुआती दिनों में स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहा था। ऑफिस में बैठकर दोनों ने कंपनी के काम के बारे में बात शुरू की, जब तक नाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आते। सर्वर फार्म कब तक रेडी होगा? ईशान ने पूछा। उसका ओएस बनाने का प्लान था और इसके लिए यूज बेड सर्वर और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। घर का सर्वर छोटा ओएस के लिए काम कर सकता था, पर उसका प्लान कुछ बड़ा था। प्रोजेक्ट मैनेजर के लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 1 महीने में सर्वर फार्म पूरी तरह रेडी हो जाएगा। अभी वो सर्वर्स असेंबल कर रहे हैं, कूलिंग सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सब कुछ, साराह ने जवाब दिया। ठीक है, ईशान ने सर हिलाकर कहा। इसका मतलब ये नहीं था कि ओएस का काम रुक जाएगा। वो घर के सर्वर पर काम शुरू करेगा और जब सर्वर फार्म रेडी होगा, वहां शिफ्ट कर लेगा। बग्जापर के सब्सक्रिप्शन सर्विस का रोल आउट कैसा चल रहा है? ईशान ने अगला सवाल किया। तुम रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हो ना? साराह ने थोड़ी सी शिकायत के साथ कहा, पर वो डिसअपॉइंटेड नहीं थी। वो अब ईशान के ऐसे काम करने की आदत हो चुकी थी। मैं कुछ और में बिजी था, पर अब वो खत्म हो गया है। अब से मेन कंपनी पर ध्यान दूंगा,
ईशान ने एक्सक्यूज दिया और नजरें चुराई। खैर, हमने अमेज़न के साथ वेब सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। प्रोग्राम उनके सर्वर्स पर अपलोड हो चुका है और 1 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद वो रिलीज के लिए रेडी होगा, साराह ने बताया। पर नाटो के साथ हमारा अग्रीमेंट है कि हम उन्हें 1 महीने का बफर देंगे ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आईएससी इंप्लीमेंट कर सकें। तो ह्यूम रिलीज अक्टूबर तक रोकना पड़ेगा। रोल आउट के बाद कितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट प्लान कैसा है? ईशान ने पूछा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एनालिसिस के हिसाब से बगज़ैपर एक डेवलपर फोकस्ड प्रोग्राम है, तो ह्यूम अपना मार्केटिंग डेवलपर्स पर हाई फोकस करना चाहिए, सोशल मीडिया पर पैसा वेस्ट नहीं करना। उनके एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम रिलीज से पहले और बाद में 5 करोड़ रुपए खर्च करें और सिक्योरिटी कम्युनिटी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अर्ली एक्सेस दें, तो पहले महीने में हम 42.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पर यूजर्स को बनाए रखना और यूजर बेस बढ़ाना इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम अपने वादे पूरे करता है या नहीं, साराह ने सारी बात समझा दी। जब ईशान और सवाल पूछने वाला था, साराह की सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाकर अंदर आई और बोली, रिसेप्शन से खबर आई है कि नाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं और एलिवेटर से यहाँ आ रहे हैं। फाइनली आ गए, ईशान ने कहा और चेयर से उठकर एलिवेटर की तरफ चला उनका स्वागत करने। हाँ, फाइनली, साराह ने भी कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। साराह जीआईए टेक्नोलॉजी की सीईओ कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठी थी। उसके बगल में ईशान था और नाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसे देखते ही एक रिस्पेक्टफुल नोट दिया। उन्हें ईशान के बारे में सब पता था, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस के दौरान कंपनी की पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर की थी। ईशान ने भी एक छोटी सी स्माइल के साथ नोट का जवाब दिया। यूज बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले से ही उम्मीद थी कि नाटो उसकी कंपनी और उसके ओनर का बैकग्राउंड चेक करेगा। साराह के दिल पर एक भारी एहसास था। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था उसके लिए। उसके सामने नाटो के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार थे। वीक्स के लंबी डिस्कशंस और टर्म्स के सोच विचार के बाद दोनों तरफ से डील पक्की हो चुकी थी। साराह जानती थी कि ये पार्टनरशिप जीआईए टेक्नोलॉजी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे कंपनी के इनोवेटिव सॉल्यूशंस को दुनिया भर में पहचान मिलेगी और एक नई क्रेडिबिलिटी भी। साराह ने एक गहरी सांस ली, अपना पेन उठाया और अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपना नाम लिखा, उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। ये नाटो के साथ पार्टनरशिप कंपनी के लिए एक बड़ा कदम था और साराह को पूरा यकीन था कि इसे जीआईए टेक्नोलॉजी नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। अब जब डील फाइनल हो चुकी थी, इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। नाटो को इस पार्टनरशिप का पब्लिक अनाउंसमेंट करना था, ताकि जब ये प्रोग्राम पब्लिक यूज के लिए लॉन्च हो तो कोई कंफ्यूजन या केओस ना हो। सारा इस बात से खुश थी, क्योंकि ये अनाउंसमेंट कंपनी के लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा और उन्हें मार्केटिंग में ढेर सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसने नाटो के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। साराह ने उसका हाथ थामा और अपने इस सपने को हकीकत में बदलने की खुशी महसूस की। थोड़ी देर बाद रिप्रेजेंटेटिव ने ईशान की तरफ भी हाथ बढ़ाया। ईशान ने बड़ी खुशी से हाथ मिलाया और मन ही मन सोचा, जोक्स ऑन यू, राजीव। उसकी स्माइल एकदम क्रेजी थी, जैसे वो कोई बड़ा जीत हासिल कर चुका हो। वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बिल्डिंग के एलिवेटर तक छोड़ने गया और रास्ते में उनके साथ बातें करता रहा। एलिवेटर के बाद ईशान ने साराह के साथ 1 घंटे तक कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बात की। एफआईआर वो अपने घर के लिए निकल गया, क्योंकि उसे अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू करना था। आधे घंटे बाद जब वो घर पहुंचा, तो वहां कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसका भाई शिवम स्कूल में था। तो ईशान सीधा अपने वर्करूम में गया, जहां उसका नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। ईशान का सपना था जीआईए ओएस बनाने का, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के इंटरैक्शन को पूरा बदल दे। ये एक ऐसा ओएस होगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा और उसे करने के लिए उत्साहित करेगा। उस वक्त मार्केट में अलग-अलग डिवाइसेस के लिए अलग-अलग ओएस द कंप्यूटर ओएस का मार्केट ऑलमोस्ट पूरा माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 8 के कब्जे में था। थोड़ी सी जगह मैक ओएस एक्स माउंटेन लायन के पास थी और बचा कुचा मार्केट लिनक्स के अलग-अलग वर्जन्स के पास था।
स्मार्टफोन मार्केट में भी डूबेड प्लेयर्स द एप्पल का iOS 6 और गूगल का ओपन सोर्स एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन, ब्लैकबेरी OS 10 और विंडोज फोन 8 भी मार्केट में थे, लेकिन वो अपने आखिरी दिन जिन रहे थे। ये अलग अलग ओएस की वजह से ऐप डेवलपर्स को बड़ी दिक्कत होती थी। हर ऐप को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखना पड़ता था, जैसे एंड्रॉयड, iOS, विंडोज और लिनक्स के लिए। इसे ऐप बनाने का खर्चा भी बढ़ जाता था, क्योंकि डेवलपर्स को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता था जो इन सब लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करे। ईशान इसी मार्केट को टारगेट करना चाहता था अपने GIA OS के साथ। उसका प्लान था एक ऐसा OS बनाने का जो हर पर्सनल डिवाइस, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट सब पर चल सके, हर प्रोग्राम को चला सके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, और साथ हाई एफिशिएंट और सुंदर भी हो। इसे यूज 4 बिलियन से ज्यादा पर्सनल डिवाइसेस के मार्केट तक पहुंच मिल सकती थी। वर्करूम में जाते ही ईशान ने अपना वर्क बेंच ऑन किया और काम शुरू कर दिया। GIA OS बनाने के लिए करंट टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं थी, इसलिए उसने सिस्टम के शॉप से कुछ टेक्नोलॉजीज खरीदी थी। पिछली रात उसने अपने 275,000 SP के साथ एक बड़ी खरीदारी की थी। उसने खरीदा था AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे सिस्टम ने एक छोटा स्टेप कहा था, जो साल 2096 में डेवलप हुआ था। इसका प्राइस था 2,25,000 ASP। सिस्टम के हिसाब से AGI कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ईशान के करंट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी अभी टास्क ओरिएंटेड मशीन लर्निंग तक सीमित थी, जो सिर्फ एक काम में परफेक्ट होती थी और बाकी सब में जीरो। हर AGI हर अस चीज में परफेक्ट हो सकती थी जिसका डेटा उसके पास होता था। ईशान ने पूरा AGI खरीदा था, लेकिन वो इसे पूरा OS में नहीं डाल सकता था, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स इतना हैवी सिस्टम हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए बेड सर्वर्स चाहिए थे। तो उसने AGI के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स चुनने का फैसला किया जो GIA OS के लिए परफेक्ट हो। बाकी के लिए वो एक अलग असिस्टेंट AGI बनाएगा जब उसका सर्वर तैयार हो जाएगा। अभी के लिए उसने अपना फोकस OS के डेवलपमेंट पर रखा। ईशान चाहता था कि GIA OS में ये फीचर्स हो। एक, डिवाइस कंपैटिबिलिटी। GIA OS हर पर्सनल डिवाइस पर चलना चाहिए, फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और दूसरे डिवाइसेस। ये एक सीमलेस एक्सपीरियंस देगा, चाहे डिवाइस कैसा भी हो। 2, अडेप्टेबिलिटी। ये OS हर डिवाइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। सस्ते फोन्स के लिए, जिनके प्रोसेसर वीक होते हैं और मेमोरी कम होती है, GIA OS मिनिमम रिसोर्सेज यूज करेगा। इससे बैटरी लाइफ बढ़ेगी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एक्सपेंसिव डिवाइसेस के लिए, जो पावरफुल प्रोसेसर्स और ज़्यादा मेमोरी के साथ आते हैं, OS बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करेगा और GPU का फुल यूज करके फास्ट परफॉर्मेंस देगा। कंप्यूटर्स के लिए OS मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन और GPU एक्सेलरेशन पर ध्यान देगा। गेमिंग के लिए ज़्यादा GPU रिसोर्सेस, वीडियो एडिटिंग के लिए फास्ट स्टोरेज और कोडिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड वर्कफ्लो, हर यूज केस के लिए OS अपने आप को एडजस्ट करेगा। ईशान का ये सपना था कि GIA OS ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को बादल दे, बल्कि हर यूजर के लिए एक परफेक्ट एक्सपीरियंस दे। जैसे ही उसने वर्क बेंच पर काम शुरू किया, उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को और उसकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। जब टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, तो वो और कैपेबल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी लागू होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब ज़्यादा मेमोरी यूज करने लगे हैं, क्योंकि अनमेन ढेर सारी नई फीचर्स ऐड हो रही हैं। इस वजह से स्टोरेज स्पेस अब एक कीमती चीज बन गया है, खासकर मोबाइल डिवाइसेस के लिए। ईशान ने इस प्रॉब्लम को पहचाना और अपने GIA OS के काम की शुरुआत स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन से की। इसके लिए उसने एक स्मार्ट रिपोजिटरी सिस्टम बनाया। ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझने देता है कि कौन से फाइल्स ज़्यादा उसे होते हैं और कौन से कभी कभार। जो फाइल्स बार बार उसे होते हैं, उन्हें फास्ट मेमोरी जैसे रैम या SSD में रखा जाता है, और जो फाइल्स कम उसे होते हैं, उन्हें स्लो पर बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव्स में स्टोर किया जाता है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए ईशान ने एक ऐसा कोड लिखा जो फाइल्स को कॉम्प्रेस करके छोटे साइज में स्टोर करता है, ताकि स्टोरेज स्पेस कम लगे। इस कोड में ये भी फीचर था कि OS डिवाइस के अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से कॉम्प्रेशन को एडजस्ट करता है।
इसका मतलब ये था कि कंप्रेशन कितना होगा ये डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड पर डिपेंड करता है। इससे ओएस फाइल्स को डीकंप्रेस करने में कोई डिले नहीं होता और परफॉर्मेंस भी नहीं घटती। इस वजह से सस्ते डिवाइसेस में वो फाइल्स को सिर्फ 8 टाइम्स तक कंप्रेस कर सकता था। इसे ज्यादा कंप्रेशन करने से थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाती थी। काफी मेहनत के बाद ईशान ने स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन को परफेक्ट कर लिया और फिर वो अगले फीचर पार गया जो था क्लाउड स्टोरेज। ईशान चाहता था कि जीआईए ओएस यूजर्स के कंप्रेस्ड फाइल्स को क्लाउड में स्टोर कर सके। इसे यूजर्स अपने डिवाइस में कम यूज होने वाले फाइल्स को क्लाउड में रखकर स्पेस फ्री कर सकते हैं। ये क्लाउड स्टोरेज फीचर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए फाइल शेयरिंग और कोलैबोरेशन को आसान बनाता है। इसे यूजर्स अपने फाइल्स को किसी भी डिवाइस से बस इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक्सेस कर सकते हैं बिना स्टोरेज स्पेस की चिंता किए। ईशान ने स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन पर इतना फोकस किया क्योंकि वो जीआईए ओएस को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता था जो हर यूजर के नीड्स के हिसाब से काम करे, चाहे वो हाई एंड डेस्कटॉप हो या बजट स्मार्टफोन। वो चाहता था कि ओएस हर डिवाइस के अवेलेबल स्टोरेज का बेस्ट यूज करे और यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे। इसके लिए ईशान जानता था कि कंप्रेशन के साथ साथ मेमोरी की रीडिंग स्पीड भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसने एक स्पेशल एल्गोरिदम बनाया जो हर तरह के मेमोरी, चाहे वो कितना भी स्लो हो, के साथ काम करता था। ये एल्गोरिदम मेमोरी की रीड और राइट स्पीड को एनालाइज करता था और उसे ऑप्टिमाइज करके स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कर देता था, जिससे एक्सपीरियंस बहुत फास्ट और स्मूथ हो जाता था। ये एल्गोरिदम टाइम के साथ सीखता भी था और यूजर के यूसेज पैटर्न्स के हिसाब से और भी ऑप्टिमाइजेशन करता था, जिससे एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता था। इसके अलावा ईशान ने कैशिंग, इंडेक्सिंग और डिफ्रेगमेंटेशन जैसे टेक्निक्स भी ऐड किए जो ओएस को डेटा जल्दी एक्सेस करने में मदद करते हैं। इन सब टेक्निक्स और ऑप्टिमाइजेशंस के साथ ईशान को यकीन था कि जीआईए ओएस यूजर्स को एक लाइटनिंग फास्ट मेमोरी रीडिंग एक्सपीरियंस देगा। और ये तो बस एक कदम था उसके सपने के ओएस को दुनिया का सबसे बेहतर ओएस बनाने के लिए। जब ईशान अपने ओएस पर काम कर रहा था, कहीं और कुछ और हो रहा था। नाटो ने अपने अग्रीमेंट के एक हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जब नाटो का स्पोक्सपर्सन कॉन्फ्रेंस रूम में आया और कॉन्फिडेंटली पोडियम की तरफ चला, तो सबकी नजरें उस पर थी क्योंकि वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला था। नमस्ते लेडीज और जेंटलमैन, हम आज यहाँ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट के लिए आए हैं जो नाटो के साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, स्पोक्सपर्सन ने क्लियर और कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। सदियों से हम अपने मेंबर नेशंस को साइबर थ्रेट्स से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए नाटो ने जीआईए टेक्नोलॉजीज से एक प्रोग्राम के राइट्स खरीदने के लिए 8,925 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के वीकनेसेस को ढूंढकर फिक्स करेगा। स्पोक्सपर्सन थोड़ी देर के लिए रुका ताकि ये खबर सबको समझ आए, फिर उसने आगे कहा, ये बात ज़रूरी है कि हमने सिर्फ प्रोग्राम के उसे करने के राइट्स खरीदे हैं, ना कि प्रोग्राम खुद। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ह्यूम प्रोग्राम की पूरी कैपेबिलिटीज यूज करने देगा बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। हमारे मेंबर नेशंस ने इस प्रोग्राम का उसे शुरू कर दिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन इस महीने के एंड तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोग्राम के साथ यूं यकीन है कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के वीकनेसेस को ढूंढकर फिक्स कर सकेंगे और अपने मेंबर नेशंस को बेहतर प्रोटेक्शन दे सकेंगे। ये अनाउंसमेंट सुनते हाई कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स ने सवालों की झड़ी लगा दी। स्पोक्सपर्सन ने हर सवाल का जवाब धीरे धीरे दिया क्योंकि उसे इस अनाउंसमेंट की इंपॉर्टेंस और उसके इम्प्लीकेशंस की क्लैरिटी का पता था। कहीं अमेरिका में एक कमरे में एक कुत्ता इधर उधर घूम रहा था। वहां एक आदमी सोफा पर बैठा टीवी देख रहा था, जिसमें नाटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी जो एक महीना पहले हुई सीक्रेट मीटिंग के बारे में थी। लगता है हम सही थे, उसने रशियन में कहा और टेबल पर राखी ईशान की पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली फोल्डर की तरफ देखा। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि कंपनी का ओनर कौन है और उन्होंने कंपनी के कुछ वर्कर्स को पैसे देकर मोल बना रखा था जो उन्हें कंपनी के अंदर की खबर देता था। जब उन्हें पता चला कि नाटो कंपनी के साथ सिक्योरिटी प्रोग्राम के लाइसेंस के लिए डील कर रहा है, उन्होंने अपने मोल से प्रोग्राम चुराने की कोशिश की, पर वो फेल हो गया क्योंकि कंपनी के वर्कर्स को प्रोग्राम तक एक्सेस नहीं था।
मोल ने बताया कि प्रोग्राम अब अमेज़न के सर्वर्स पर है और उसे एक्सेस नहीं है। उसने ये भी कहा कि प्रोग्राम जल्दी हाई पब्लिक के लिए रिलीज होने वाला है, तो चोरी करने की जरूरत नहीं है। मोल के फेल होने के बाद उन्होंने कंपनी के ओनर यानी ईशान पर फोकस किया। उन्हें शक था कि या तो ईशान ने ये प्रोग्राम बनाया या उसने किसी और से खरीदा, पर यह बात अनलाइकली थी क्योंकि उनकी बैकग्राउंड चेक में पता चला कि ईशान पहले गरीब था। तभी एक फोन कॉल ने उसके ख्यालों को रोका। कॉमरेड, उसने बात शुरू की, इंडस्ट्रियल एस्पियनेज का प्लान बैंड करो और कंपनी के ओनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमारी जांच में पता चला है कि वो ज्यादातर घर पर रहता है और उसके घर के पास कुछ एफबीआई एजेंट्स हैं जो उस पर नजर रखते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, उसने जवाब दिया। कोई रास्ता ढूंढ। क्रेमलिन चाहता है कि 2 महीने के अंदर प्रोग्राम का फुल वर्जन हमारे हाथ में हो। उन्हें शक है कि अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के बाद नाटो साइबर स्पेस में अटैक करेगा, क्योंकि हम और चाइनीज उनके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार बार अटैक कर रहे हैं। चाइनीज भी इस पे काम कर रहे हैं, तो तुम्हें उनके पहले और एफबीआई के नोटिस करने से पहले काम करना होगा। दूसरी तरफ की आवाज ने कहा, अगर इतनी जल्दी है तो क्या हम फोर्स यूज कर सकते हैं, उसने पूछा। अजय, दूसरी तरफ की आवाज ने उसका नाम लिया और वो एकदम से सख्त हो गया। जब उसका नाम लिया गया, उसे पता था कि उसने कुछ गलत किया है। वो तुरंत खड़ा हो गया और जोर से बोला, यस सर। इसे कुत्ता डर कर भौंकने लगा, पर उसने परवाह नहीं की। मैंने कहा 2 महीने के अंदर काम करो, ये कहकर दूसरी तरफ के आदमी ने कॉल काट दिया। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका फोन अभी भी कण पर था और उसका दिमाग एड्रेनालाइन से भर गया। वो उस आदमी से इतना डरता था। जब कुत्ते ने उसकी हालत देखी तो वो उसके पास आया और उसके पैरों के बीच घूमने लगा ताकि उसे शांत करे। ये देखकर अजय का गुस्सा भड़क गया और उसने कुत्ते को लात मारी, जिसे वो कमरे के दूसरे तरफ जा गिरा। फक, उसने चिल्लाकर कुत्ते की तरफ गुस्सा निकला, जो दर्द से करह रहा था। उसने अपना डर गुस्से के रूप में कुत्ते पर निकला। वो उस आदमी से इसलिए डरता था क्योंकि एफएसबी में अगर मिशन फेल होता है तो सुपरवाइजर सजा देता है। उसने एक बार देखा था कि एक आदमी को टैंक से धीरे धीरे कुचलकर मार दिया गया था और ये उसी आदमी ने सजा दी थी। इसलिए अजय अब काम को मजाक नहीं समझ रहा था। 2 महीने का टाइम था और उसने पूरा 1 महीना तैयारी के लिए रखने का फैसला किया ताकि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे। अजय ने ईशान के नाम वाला डॉक्यूमेंट उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। डर था कि कहीं वो कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कर दे। ईशान के पास कोई सिक्योरिटी डिटेल नहीं है, इसे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, उसने सोचा। वो अपना ज्यादातर टाइम घर पर हाई बिताता है, ये भी मेरे लिए अच्छा है। अब बस मुझे उसके घर का प्लान चाहिए। अजय के चेहरे पर एक खुशी छाती जा रही थी क्योंकि उसका टारगेट एक ऐसा शख्स था जो घर पर अकेला रहता था। अब उसका फोकस बस यही था कि घर में घुसने का प्लान कैसे बनाया जाए। एक और खुशी की बात उसके लिए ये थी कि ईशान एक न्यू मनी वाला बंदा था। इसका मतलब था कि ईशान ने अपनी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो पहले एक नॉर्मल जिंदगी जीता था बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड्स के। और चूंकि वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में सिक्योरिटी का ख्याल आया ही नहीं। इस वजह से उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अजय को ये भी पता चला कि ईशान के घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। ईशान, उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई शिवम। लेकिन ज्यादातर वक्त ईशान घर पर अकेला होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को बाहर जाना पसंद है और शिवम स्कूल जाता है। तो मुझे बस एक ऐसा टाइम विंडो ढूंढना है जब वो अकेला हो, ताकि वेरिएबल्स कम हो, अजय ने सोचा और अपने प्लान की फाउंडेशन राखी। इधर ईशान ने मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का काम खत्म किया और अगले एस्पेक्ट पर मूव किया जो वो अपने जीआईओएस में चाहता था। उसने एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाया जो डिवाइस के सेंसर्स के हिसाब से काम करेगा, कम से कम 5 सेंसर्स या उससे ज़्यादा। ये आइडेंटिफायर फ़ोन के कैमरा, माइक्रोफोन, फिंगरप्रिंट और दूसरे सेंसर्स का उसे करेगा। इसके जरिए ओएस यूज़र के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएगा ताकि डिवाइस तक सिर्फ यूज़र या उसके परमिटेड लॉग ऑन की ही पहुंच हो। ये आइडेंटिफायर क्लाउड पर भी अपलोड होगा, जिसे यूज़र्स अपने फाइल्स को दूसरे डिवाइसेस से भी एक्सेस कर सके।
ये थोड़ा रिस्की लग सकता है, लेकिन डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दूसरे डिवाइस से अपना डेटा एक्सेस करने के लिए यूजर को अपना अकाउंट पासवर्ड डालना होगा। एफआईआर क्लाउड से क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होंगे और तब जाके फाइल्स तक पहुंच मिलेगी। इस आइडेंटिफायर को एक एंकर के रूप में भी उसे किया जा सकेगा। मतलब आप अपने फ़ोन के आइडेंटिफायर को अपने घर के अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, एसी या ब्लूटूथ स्पीकर्स से लिंक कर सकते हैं। इसे आप कहीं भी हो अपने घर के डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम खत्म करने के बाद ईशान अगले एस्पेक्ट पार गया, जो शायद GIA OS को मार्केट के बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स से अलग करेगा, उसकी वर्चुअल असिस्टेंट। चूंकि ईशान ने सिस्टम के शॉप से पूरा AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खरीद लिया था, वो वर्चुअल असिस्टेंट को आंख बंद करके बना सकता था। लेकिन पूरा AGI OS में डाल देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए सर्वर ग्रेड हार्डवेयर चाहिए होता है जो नॉर्मल फोन्स या कंप्यूटर्स हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए उसने AGI को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा और सिर्फ वही फंक्शंस चुने जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए काम के थे। भवान इसे वर्चुअल असिस्टेंट थोड़ी कमजोर लगने लगी, लेकिन FIR भी ये दुनिया के किसी भी AI से 50 साल आगे होगी। ईशान ने AGI के छोटे छोटे पार्ट्स चुने जो सिर्फ 0.5% द पूरे AGI का। बाकी पार्ट्स इतने एडवांस्ड द की पर्सनल डिवाइसेस पार काम नहीं कर सकते। ये रहे वो फंक्शंस जो उसने चुने। मल्टीमोडल फंक्शन, ये सिस्टम स्पीच, टेक्स्ट, इमेजेस, जेस्चर्स और दूसरे इनपुट्स को समझ सकता है। इसका मतलब है कि वर्चुअल असिस्टेंट यूजर के हर इनपुट को मिस नहीं करेगा और मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। इंटेलिजेंट एजेंट ये अपने एनवायरनमेंट को देखता है, उस पर सोचता है और बेस्ट डिसीजन लेता है। यूजर के इनपुट को एनालाइज करके काम करता है। कॉग्निटिव सिस्टम ये ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस के साथ काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है और स्मार्ट डिसीजंस लेता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये AI को ह्यूमन लैंग्वेज नेचुरली समझने देता है, बिना किसी स्पेसिफिक स्टाइल में बोलने की जरूरत के। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ये ह्यूमन लैंग्वेज के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को समझता है और स्पीच रिकॉग्निशन को आसान बनाता है। असिस्टेंट ये एक प्रोग्राम है जो यूजर के टास्क्स जैसे अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल करना या क्वेश्चंस के जवाब देना आसान करता है। ये वर्चुअल असिस्टेंट का विजुअल पार्ट होगा। मल्टीलिंगुअल सिस्टम ये कई लैंग्वेजेस समझ सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है ताकि दुनिया का हर यूजर इसे उसे कर सके। एथिकल वॉचर ये एथिकल और मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखता है और यूजर के रिक्वेस्ट्स के हिसाब से लीगल रिस्पॉन्स देता है। एडाप्टिव सिस्टम ये चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। सेंटिमेंट एनालिसिस ये यूजर के इमोशंस को समझता है और उसके हिसाब से जवाब देता है। एक्सपर्ट सिस्टम ये किसी स्पेसिफिक फील्ड में ह्यूमन एक्सपर्ट जैसा डिसीजन मेकिंग करता है। इन फंक्शंस को चुनने के बाद ईशान ने वर्चुअल असिस्टेंट बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उसने मल्टीमोडल फंक्शन पर काम किया ताकि AI हर तरह के इनपुट्स, टेक्स्ट, स्पीच, जेस्चर्स को समझ सके। ये सिस्टम वर्चुअल असिस्टेंट का पहला लेयर होगा, जहां से हर इनपुट प्रोसेस होगा। इसके साथ उसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, कॉग्निटिव सिस्टम और स्पीच रिकॉग्निशन को जोड़ा ताकि असिस्टेंट यूजर के डेटा को एनालाइज करके स्मार्ट सजेशंस और इंसाइट्स दे सके। कॉग्निटिव सिस्टम इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ईशान चाहता था कि असिस्टेंट ह्यूमन जैसा सोच से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करे और स्मार्ट डिसीजंस ले। FIR उसने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऐड की। मल्टीलिंगुअल AI ऐड किया ताकि असिस्टेंट हर लैंग्वेज में काम कर सके और हर यूजर के लिए एक्सेसिबल हो। इंटेलिजेंट एजेंट टेक्नोलॉजी डाली जिसे असिस्टेंट खुद डिसीजंस ले सके और टास्क्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करे। एडाप्टिव AI ऐड किया ताकि असिस्टेंट यूजर के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे और एक पर्सोनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे। लास्ट में उसने एथिकल AI ऐड किया क्योंकि वो चाहता था कि असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल और एथिकल तरीके से काम करे। ये सिस्टम यूजर का डेटा प्रोटेक्ट करेगा, प्राइवेसी का ध्यान रखेगा और AI के सोशल इम्पैक्ट को मॉनिटर करेगा ताकि कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। इसे ईशान और उसकी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल इश्यूज भी नहीं होंगे और पब्लिक में कंपनी की इमेज एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड की बनेगी।
अब GIA-OS के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज बाकी थी और ईशान का सपना एक कदम और आगे बढ़ चुका था। ईशान को GIA-OS बनाने में 2 हफ्ते लगे और फाइनली वो कंप्लीट हो गया। लेकिन OS अभी उसे के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि इसका वर्चुअल असिस्टेंट बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना डेटा के ट्रेनिंग के एक AI बस एक फैंसी कोड हाई होता है। ईशान को 2 हफ्ते और वेट करना था, क्योंकि नया सर्वर टैब तक कंप्लीट होने वाला था, जिसमें वो अपने AI को ट्रेन कर सकता था। इसी बीच उसके फोन पर साराह का कॉल आया। हेलो। ईशान ने फोन उठाया। हेलो ईशान, मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि सर्वर का काम खत्म हो गया है, साराह ने एक्साइटेड होकर कहा। अरे ये तो 2 हफ्ते बाद कंप्लीट होना था ना? ईशान ने हैरानी से पूछा। हाँ, प्रोजेक्ट हेड ने 2 हफ्ते एक्स्ट्रा रखे थे, अगर टेस्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आई तो। लेकिन जब टेस्टिंग शुरू हुई तो सरप्राइजिंगली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई और जो छोटी मोटी थी वो तुरंत सॉल्व हो गई, साराह ने समझाया। वाओ, ये तो बढ़िया है। मैंने भी प्रोग्राम का काम खत्म कर लिया था और बस डेटा सेंटर के कंप्लीट होने का वेट कर रहा था, ईशान ने कहा। तुमने 2 हफ्ते पहले मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और तुम इतनी जल्दी खत्म कर चुके हो। साराह ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान इतना जल्दी काम खत्म कर लेगा। हाँ, मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था, लेकिन इसकी प्लानिंग मैं काफी पहले से कर रहा था, ईशान ने स्माइल के साथ जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, साराह ने कहा। अब मुझे सर्वर के एक्सेस क्रेडेंशियल्स दे दो, मुझे जल्दी से काम शुरू करना है, ईशान ने कहा। लिखो। होस्ट नेम है ब्लैंक, IP एड्रेस है 192.168.1.100, यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है PW0RD123, साराह ने बताया। ये कैसा पासवर्ड है? ईशान ने मजाक में पूछा। हाँ हाँ, चूंकि सिर्फ तुम ही इसे एक्सेस करोगे, इसलिए हमने सिंपल रखा, ताकि तुम बाद में चेंज कर सको, साराह ने हंसी के साथ जवाब दिया। ठीक है, ईशान भी हंसने लगा और बात थोड़ी और मजेदार हो गई। तुम लॉग प्रोग्राम के रिलीज के लिए रेडी होना? ईशान ने पूछा। हाँ, हम बिल्कुल रेडी है। बस 2 हफ्ते बाकी है, FIR हम ISC पब्लिक के लिए रिलीज कर देंगे। वैसे जब से नाटो ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ह्यूम कितना पैसा दिया, तब से टेक इंडस्ट्री की नज़र हम पर है, साराह ने कहा। हाँ, उनका शुक्रिया। उन्होंने ह्यूम फ्री पब्लिसिटी दे दी, ईशान ने मजाक में कहा। सही बात है। इसे टेक इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्विंस करना भी आसान हो गया। हमने उन्हें प्रोग्राम दे दिया है और वो रिलीज से पहले के लास्ट हफ्ते में वीडियोस और आर्टिकल्स डालेंगे, ताकि इंडस्ट्री का ध्यान और भी अट्रैक्ट हो, साराह ने बताया। ग्रेट। तो जब मैं प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा तब बात करते हैं। सी यू, ईशान ने कहा। सी यू, साराह ने भी गुड बाय कहा। कॉल खत्म होने के बाद ईशान ने अपने कंप्यूटर पर रिमोट डेस्कटॉप ऐप खोला और डेटा सेंटर सर्वर का IP एड्रेस और होस्ट नेम डाला, साथ हाई यूजर नेम और पासवर्ड भी। सर्वर में लॉगिन होते ही उसने करंट पासवर्ड और यूजर नेम चेंज कर दिया, ताकि सिर्फ उसी की एक्सेस रहे। वो नहीं चाहता था कि कोई और देखे कि वो क्या और कैसे कर रहा है। सर्वर का एक्सेस मिलते ही ईशान ने ब्लैंक स्लेट वर्चुअल असिस्टेंट को सर्वर पर अपलोड कर दिया, ताकि उसकी ट्रेनिंग शुरू हो सके। ISC ब्लैंक स्लेट इसलिए कहा जा रहा था, क्योंकि ये AI अभी तक किसी भी स्पेसिफिक डेटासेट या टास्क पर ट्रेंड नहीं था। इसका मतलब था कि इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं थी और ISC काम करने के लिए ट्रेन करना जरूरी था। ईशान ने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग शुरू की। इसके लिए यूज डेटा कलेक्ट और अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट खुद हाई इंटरनेट से सारा डेटा कलेक्ट करेगा, उससे सीखेगा और FIR उससे कैटेगोरीज में अरेंज करेगा। एथिकल AI इस डेटा को अप्रूव करेगा और ईशान फाइनल चेक करेगा। हालांकि ईशान फाइनल डेटा को देखेगा, लेकिन वो बस यकीन के लिए करेगा, क्योंकि AGI से मिली नॉलेज के हिसाब से उसे भरोसा था कि AI कोई गलत काम नहीं करेगा या उसके कोड के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। ये AGI सिस्टम का फाइनल वर्जन था, जिसमें सारे बग्स पहले हाई फिक्स किए जा चुके थे। जो डेटा कैटेगोरीज में अरेंज होगा,
वो एक नॉलेज डेटाबेस के रूप में सर्वर पर स्टोर होगा, जिसे बाद में दूसरे एआई को ट्रेन करने के लिए उसे किया जा सकेगा। वर्चुअल असिस्टेंट ने सर्वर के हाई स्पीड इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। डेटा सेंटर का इंटरनेट स्पीड था 40 गीगाबिट्स पर सेकंड (जीबीपीएस), जो उस टाइम 2013 में सबसे तेज था। इस स्पीड के लिए ईशान को सर्विस प्रोवाइडर को हर महीने 41 लाख रुपीस $50,000 देना पड़ता था। ईशान का प्लान था कि बगज़ैपर के रिलीज से पहले इतना डेटा कलेक्ट कर ले कि वो किसी भी एआई को ट्रेन कर सके। इसलिए सर्वर की मेमोरी कैपेसिटी थी 500 पेटाबाइट्स, ताकि वो सारा डेटा अपने प्राइवेट सर्वर पर स्टोर कर सके बिना किसी के एक्सेस के डर के। ईशान वेट करता रहा और सर्वर फुल कैपेसिटी पर काम करता रहा। हर 55 घंटे में 1 पेटाबाइट डेटा कलेक्ट, एनालाइज और कैटेगराइज करता रहा। 3 हफ्ते बाद वर्चुअल असिस्टेंट ने फाइनली 10 पेटाबाइट्स डेटा कलेक्ट, लर्न और कैटेगराइज कर लिया। ये डेटा ऑलरेडी एनालाइज्ड और कैटेगराइज्ड था और इसे किसी भी एआई को एजीआई लेवल तक ट्रेन किया जा सकता था। इसका मतलब था कि ईशान इस डेटा का उसे करके अपना एजीआई ट्रेन कर सकता था और वो सर्विस के लिए रेडी हो जाएगा। अब ट्रेन्ड वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। इसने इंटरनेट पर मौजूद हर लैंग्वेज सीख ली थी, जैसे स्टार ट्रेक का क्लिंगॉन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एल्विश, गेम ऑफ थ्रोन्स का दोथराकी और भी कई लैंग्वेजेस। जब तक इंटरनेट पर किसी लैंग्वेज का फुल वोकैब्युलरी और रूल्स है, असिस्टेंट ने उसे सीख लिया था। इसने मैथ, फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स भी सीख लिए थे। कॉग्निटिव सिस्टम की वजह से ये इन सब्जेक्ट्स को अलग-अलग तरीके से समझ सकता था और डिस्कस कर सकता था। इधर अजय ने ईशान के घर में घुसने का प्लान और इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया था। अब वो बस एफबीआई के घर के बाहर से हटने का वेट कर रहा था। उसका अंदाजा था कि नाटो कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के 2 या 3 हफ्ते बाद एफबीआई वहां से चली जाएगी। अभी इम्प्लीमेंटेशन के 1 हफ्ते हो चुके थे, तो उसे लगता था कि 1 या 2 हफ्ते में एफबीआई सर्वेलेंस बैंड कर देगी। इस टाइम का उसे करके अजय ने अपने प्लान को बार बार रिव्यू किया और प्रैक्टिस किया, ताकि कोई गलती ना हो। वो जानता था कि उसकी जिंदगी इस प्लान पर डिपेंड करती है। अगर वो फेल हुआ तो रशिया में कहीं एक टैंक उसके लिए इंजन गर्म कर रहा होगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसने कंफर्म किया कि शिवम स्कूल में होता है और ईशान के पेरेंट्स अक्सर बाहर होते हैं, जिसे घर में सिर्फ ईशान अकेला रहता है। एक अच्छी खबर ये थी कि उसने रियल्टर से, जिसे ईशान ने घर खरीदा था, कुछ $1000 लगभग 2.5 लाख रुपीस देकर घर का प्लान हासिल कर लिया था, वो भी प्रॉक्सी के जरिए। एक और अच्छी बात थी कि ईशान के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि वो बस एक एक्सपेल्ड ग्रेजुएट था। हालांकि अजय को पता चला कि ईशान हर रोज एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है, जो थोड़ा अजीब था। उसने सोचा कि ईशान शायद फाइट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अजय प्रोफेशनली ट्रेंड था और ईशान बस रनिंग और पुशअप्स करता था। अजय ईशान के ट्रेनिंग के टाइम एम्बुश कर सकता था, लेकिन उसका टारगेट ईशान नहीं बल्कि उसका प्रोग्राम था, इसलिए उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। वो ईशान के पेरेंट्स से भी बचना चाहता था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं चाहता था जिसे यूज अमेरिका में किसी को मारना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो केस इंडस्ट्रियल एस्पियनेज से बदलकर फॉरेन ऑपरेशन बन जाएगा और एफबीआई एग्रेसिवली उसका पीछा करेगी। इतने सारे सर्वेलेंस कैमरास से बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो घर में चुपके से घुसेगा, प्रोग्राम लेके निकल जाएगा और इतना कम एविडेंस छोड़ेगा कि कोई उस तक ना पहुंच सके। अगर वो पकड़ा गया तो यूज या तो खुदकुशी करनी पड़ेगी या एफआईआर किसी ब्लैक साइट पर टॉर्चर सहना पड़ेगा। और वो अपना घर और अपने डॉग को छोड़ना नहीं चाहता था, जो अब उससे थोड़ा डरता था, क्योंकि अजय ने कई बार उस पर गुस्सा निकालकर उससे ठोकर मारी थी जब उसके प्लान में दिक्कत आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको ईएसआई हाई कहानियां सुनानी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।